एक्स अक्ष से गुजरने वाले समतल का समीकरण। किस टाइप से निकालते हैं हम? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। एक्स वाला और ये डी, ये दोनों जीरो कर देते हैं। देखिए डी जो है वो किस लिए जीरो करना है अपने को, क्योंकि मूल बिंदु से जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डी को जीरो कर देता हूँ। अब मुझे एक्स एक्स से भी गुजरना है, तो एक्स एक्स से गुजरने के लिए मैं क्या करूंगा, तो आपका इस कंडीशन के हिसाब से बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 3 2 4 से गुजरता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 2 4 से गुजार देते हैं। तो इसमें जो है आपका ये y और z की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कुछ भी मैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4c बाई बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से c बाई बी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो c बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये तो 0 के डिवाइड में चल गया, और ये यहाँ से आ गया आपका -2/4, यानी c बाई बी इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। ठीक है ना, ये इस टाइप से हो गया। अब आप तो क्या कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इसमें पुट कर देना। जैसे अभी देखो c और b की वैल्यू आई है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि c की वैल्यू ऊपर वाली -1 है और b की 2 है, यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया है, c इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 2 ले लिया। और आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज कल मैंने बताया था कि यहाँ से कॉमन लेके उसको k भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले तो ये निर्देशीय अक्षों को जो समतल है वो ए बी सी से गुजर, जैसे ये अपन ले लेते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है और ये जेड एक्स है। ठीक है, अब इस समतल के अंदर ये खास बात है कि ये जो है एक चर समतल है। चर समतल का मतलब वो समतल जो है वो फिक्स नहीं है। समतल क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। तो चर समतल में हमें क्या करना होता है कि जो समतल का समीकरण आएगा वो फिक्स नहीं है। बस इसके लिए फिक्स ये बात है कि एक चर समतल बिंदु पी क्यू आर से गुजरता है, यानी फिक्स पॉइंट दे रखा है कि पी क्यू आर से तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर मिलता है, तो प्रदर्शित कीजिए कि निर्देशित समतलों के समांतर एबीसी से गुजरने वाले समतलों के उपविनिष्ट बिंदु का बिंदुपथ ये होगा। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी यूं समझो आप इसको कि जैसे मैं, ये समझ लो कि ये मेरा हाथ है और मैंने ये जो मैंने उंगली यहाँ पे लगा रखी है, ये मैंने क्या किया है, ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया। अब देखिए इस पॉइंट से फिक्स होने ये होने वाला बहुत सारे समतल होंगे। देखो ये जो जिस तरीके से मेरा हाथ हिल रहा है उस तरीके से क्या होगा, समतल चेंज होगा, बदलेगा। समझ रहे हो बात, ऐसे ये यानी ये इस फिक्स पॉइंट से जाने वाले समतल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बट इसने क्या बोला है कि ये जो है निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है। तो जैसे क्या होगा, देखो ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। मान लेते हैं कि इसके सेंटर में यहाँ कहीं कोई बिंदु है, ये फिक्स बिंदु दिया हुआ है मुझे जिसके निर्देशांक पी क्यू कोमा आर है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, देखिए क्या होगा कि ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु निश्चित दिया हुआ है। ये बिंदु क्या दिया हुआ है, निश्चित दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं अभी वापस आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे ही उंगली पे मैंने यहाँ पे ये समतल रख रखा है, ये जैसे ही ये समतल हिलेगा तो ये बिंदु तो फिक्स है, लेकिन कौन से बिंदु बदलेंगे, ये बिंदु ए बी सी, ये जो बिंदु है वो बदलेंगे, यानी ये जो है वो वेरी होंगे, चेंज होंगे। तो मैं एक सेकंड के लिए इसे मान लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं चर जो है उसको एक्स वाई जेड तो नहीं मान सकता, लेकिन यहाँ कुछ टाइम के लिए x1 मान लेता हूँ, या x1 कोमा 0,0 और ये मान लेता हूँ 0,y1,0। ठीक है, दूसरा c जो है 0,0,z1, ये मैंने इन ए बी सी के निर्देशांक को मान लिया। अब देखिए ये x, देखिए ये जो x1 y1 z1 है, ये जो है वो चेंज होंगे, बदलेंगे। तो इस कंडीशन के अनुसार यदि देखिए माना कि समतल, माना कि चर समतल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, माना कि चर समतल
निर्देशीय अक्षों को A, B, C पर काटता है। ठीक है, ए बी सी पर अगर काटता है तो हम अंतःखंड रूप से, समतल का अंतःखंड रूप से समीकरण क्या जानते हैं? x बटा x1 प्लस y बटा y1 प्लस z बटा z1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा समतल का समीकरण होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से काटता, ये समतल का जो समीकरण है वो निश्चित समतल का समीकरण है। यदि x1 y1 z1 हिले नहीं, ये फिक्स रहे, तब की बात है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि अब चूंकि समतल जो है, चूंकि समतल निश्चित बिंदु पी क्यू आर से गुजरता है, निश्चित बिंदु पी क्यू आर से गुजरता है, अतः इसको हम समतल को पी क्यू आर से गुजार देते हैं। तो ये x की जगह क्या रखेंगे? p डिवाइड बाई x1 प्लस q डिवाइड बाई y1 प्लस r डिवाइड बाई z1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये समतल का समीकरण वो आ गया। यह समतल की समीकरण नहीं है, ये समतल की कंडीशंस है कि ये पी क्यू आर से गुजरता है। अब मुझे ये बताओ कि ये मेरे को जो है इतना दिया हुआ था, मैंने x1 y1 z1 एज्यूम करके ये समतल निकाल लिया और समतल से फिक्स बिंदु को गुजार दिया। अब ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में वेरी कौन हो रहा है, यानी पी क्यू आर तो निश्चित है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, चलिए देखिए प्रश्नानुसार जो ए बी सी बिंदु है, ए बी सी बिंदु जो है वो क्या है? चर है। बिंदु चर है। चर का मतलब ये हो गया कि वो बिंदु निश्चित नहीं है। वो बिंदु क्या नहीं है? निश्चित नहीं है, वो बदलेंगे, क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि ये पॉइंट पी फिक्स है। ठीक है ना, बाकी ये एबीसी जैसे जैसे समतल चेंज होगा वैसे वैसे ये एबीसी भी तो चेंज होंगे। तो इस जो ये जैसे ये समीकरण नंबर दो मान लेता हूं, ये समीकरण नंबर 1 है। तो देखिए समीकरण 2 में x1 y1 और z1 ये क्या है? ये एक तरह से चर हो गए। क्या हो गए? चर हो गए। और जो चर होते हैं उसी में क्या बोलता हूं? एक्स वाई जेड बोलता हूं। तो ये अतः जो है इसका प्राचल समीकरण ये हो जाएगा पी एक्स वाई प्लस आर बाई जेड इक्वल टू 1। ये इसका बिंदु पथ हो गया। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये था कि जब मैंने पहले ये समीकरण बनाई थी तब मैंने x1 y1 z1 इनको एक तरह से 1 सेकंड के लिए निश्चित लिया था। निश्चित लूंगा तो ये समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, मुझे दिया हुआ है कि पी क्यू आर से मेरा समतल गुजर रहा है, तो मैंने पी क्यू आर से गुजार दिया। अब इस समीकरण नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो पी क्यू आर तो इसमें निश्चित है, लेकिन इस समीकरण में बदल कौन रहा है? x1 y1 z1। तो उसको मुझे क्या लेना है? चर। और जो चर होते हैं वही तो क्या होते हैं? एक्स वाई जेड होते हैं। तो ये रख दिया, यही अभिष्ट बिंदु का बिंदु पथ है। ठीक, उस समतल का सदिश समीकरण याद कीजिए जो कि मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है तथा आई केप इसके अभिलंब की तरफ इकाई सदिश है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हम इसे इस टाइप से करेंगे। हमें अभिलंब इकाई सदिश दिया हुआ है। अभिलंब इकाई सदिश कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आई केप। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दी हुई है? दूसरी चीज ये है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से जो दूरी है वो आपको दे रखी है 7 इकाई। ठीक है, 7 इकाई दी हुई है। तो देखिए मैं जो है अभिलंब रूप समीकरण जानता हूं ना, अभिलंब रूप समतल का समीकरण, समतल का समीकरण ये हम जानते हैं क्या होता है? ये होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 7, यानी डी स्मॉल डी। ये मूल बिंदु से दूरी है। तो देखिए ये आर वेक्टर, फिर उसके बाद डॉट ये आई कैप इज इक्वल टू 7। ये आपका समतल का सदिश रूप समीकरण बन गया। अब आर वेक्टर हमें पता है क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ इसको इससे अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हो गया x इज इक्वल टू 7। क्या हो गया ये? x इक्वल टू 7, या फिर मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मेरा अभिष्ट समतल का समीकरण है। अच्छा, अब इस समतल के समीकरण का आपको पता चल गया होगा ये किस टाइप से निकाला है हमने। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, इस समतल के समीकरण में देख के आपको क्या लग रहा है? इस समतल के समीकरण में देखिए
इसने बोला है कि अभिलंब इकाई सदिश कितना है, आई कैप है, यानी ये समतल जो है वो एक्स अक्ष के लंबवत है। किसके लंबवत है? एक्स अक्ष के लंबवत है। अब देखिए वापस अगर हम टेबल पे चलें, जिस टेबल के अंदर हमने सारी चीजें लिखी थी, तो उसमें देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष के लंबवत वाले केस में जाओ आप। एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के लंबवत वाले में जाओ, उसमें देखो एक बार, क्या ऐसा ही समीकरण है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको अभिलंब सदिश दिया हुआ है, तो बोलो अभिलंब सदिश कितना? अभिलंब सदिश है आपका 6i प्लस 3j माइनस 2, 6i प्लस 3j माइनस 2 के, ठीक है, ये आपका अभिलंब सदिश है। अब मुझे पता है कि मेरे को ये एक तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दूसरी है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, वो दे रखी है मुझे 7 इकाई, ठीक है। अब देखिए मेरा सदिश रूप समीकरण क्या होता है, सॉरी अभिलंब रूप समतल का समीकरण क्या होता है, अभिलंब रूप समतल का समीकरण जो है वो इस प्रकार से होता है, क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अब ध्यान रखना यहाँ क्या है, एन कैप है, और ये जो हमें सदिश दिया हुआ है वो मान लेते हैं क्या है, एन वेक्टर है, ठीक है ना। ये अभी आपको जो है वो इकाई सदिश नहीं दिया हुआ है, तो पहले उसको क्या करेंगे, इकाई सदिश में बदलेंगे। तो इसको मैं बोल देता हूँ एन वेक्टर डिवाइड बाई एन वेक्टर का मापांक। अब यहाँ लिख देते हैं 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया, 49, यानी 7 हो गया। 1/7 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये आपका इकाई सदिश आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण में रखेंगे तो ये हो गया आपका आर वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और इसको मैं लिखूंगा तो 1/6 इंटू, या सॉरी 1/6 को यहाँ बीच में मत रखना क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ रख दो ये हो जाएगा 6/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप माइनस 2/7 के कैप इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये अपना सदिश रूप समीकरण हो गया। अब इसमें जैसे अदिश रूप पूछता तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते, 7 को इधर और गुणा कर देते। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभिलंब रूप में अगर इसे बदलना है ना, तो मुझे कोई विशेष काम नहीं करना है। देखिए अभी जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने एक्स वाई जेड लिखा था, यहाँ आप चाहो तो सिर्फ आर वेक्टर ही छोड़ सकते हो क्योंकि आर वेक्टर भी उसी चीज का नोटेशन है। तो अब अभिलंब रूप में बदलने के लिए आर के साथ में जो होता है वो इकाई सदिश होना चाहिए, बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। ये यहाँ पे आपको अभिलंब सदिश दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। इसका इकाई सदिश बना दो आप, तो इकाई सदिश बनाओ 3i माइनस 4j प्लस 12k को इसके परिमाण से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 144, कितना हो गया अभी, 13 आ गया क्या, ठीक है। तो ये 1/13, या इसको ऐसे लिख सकते हो 3i कैप डिवाइड बाई 13 माइनस 4 डिवाइड बाई 13 जे कैप प्लस 12/13 के कैप, ठीक है। अब ये आर वेक्टर डॉट, उसके बाद में कुछ नहीं है, अभिलंब सदिश में क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि इसके परिमाण का भाग दे देना है। पर एक बात कौन बताएगा मुझे कि मैं इस तरीके से परिमाण का भाग दे सकता हूँ क्या, समीकरण 1 में, हाँ भाई, इस तरीके से हम भाग नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में भाग दे देंगे, ठीक है भाई। ये आपका अभिलंब रूप समीकरण याद कीजिए। तो दिक् हो जाए, ये इकाई सदिश बन गया, यही दिक् हो जाए, हो जाएगी 3/13 कोमा माइनस 4/13 कोमा 12/13, ये क्या है, ये दिक् हो जाए, बात खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में समतल का समीकरण दिया हुआ है, ये से समतल का अभिलंब रूप याद कीजिए। ये भी मैं आपको नहीं कराऊंगा, कर सकते हो आप। अभिलंब के रूप में बदलने के लिए क्या करना है, एक्स वाई जेड के जो गुणांक है 2 3 6 उनका क्या निकालना है, परिमाण निकाल के भाग दे देना है पूरी समीकरण में, बस
9th वाला क्वेश्चन कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 13 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मूल बिंदु से दूरी तो दी हुई है, बस घुमा फिरा के बोल दिया। मूल बिंदु से दूरी 13 दी हुई है तथा लंब के दिक् अनुपात ये दिए हुए हैं। तो लंब के दिक् अनुपात आपको डायरेक्ट यूज नहीं लेने हैं। पहले आप क्या करोगे, उन्हें दिक् कोजाओं में बदलोगे और फिर उसके बाद में अभिलंब रूप समीकरण में रख देना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। समतल x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 का इकाई बराबर 0 का इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात कीजिए। इकाई अभिलंब सदिश का मतलब यही है, इसने ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल दिया। ये है समतल, ठीक है। इसका अभिलंब रूप याद करना है, कुल मिला के बात ये है। तो देखिए अभिलंब रूप किस प्रकार से बोलेंगे, इसमें सीधा सीधा ये बोलेंगे हम, अभिलंब के दिक् अनुपात कौन है? दिक् अनुपात कौन होते हैं भैया? ये होते हैं एक्स वाई जेड के गुणांक 1 1 1, ठीक है। अब विलंब की दिक् कोजाएं निकाल लो आप। दिक् कोजाएं क्या हो जाएगी, इसमें डिवाइड कर दो 1/√3। 1/√3 मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/√3 क्योंकि ये क्या हो गया, परिमाण का भाग दे दिया। तो हमें क्या करना है फिर देखो, यानी पूरी इक्वेशन को, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, √3 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x/√3 प्लस y/√3 प्लस z/√3 माइनस 3/√3 बराबर 0, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/√3 प्लस y/√3 प्लस z/√3 माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसे अगर सदिश रूप में भी बदलना होता तो कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड से तो क्या बन जाता है, आर वेक्टर डॉट एक्स के गुणांकों से बना दो तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप इज, फिर माइनस में √3 है, उसको इस साइड में लेके जाओ तो √3 लिख देना। अब मुझे बताओ √3 क्या है? √3 है मूल बिंदु से समतल की दूरी।